जय एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई अपडेट से। कुछ दिन पहले गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो कावेरी 2.0 इंजन है, ये बेसिकली 5 से 7 वर्षों में आ जाएगा। अगर भारत सरकार इसको समर्थन देती है तो फंड्स अब एलोकेट किए जाते हैं और भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को बैकअप करती है। तो अब फाइनली जीटीआरई की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर एसवी रामामूर्ति सर ने कहा है कि जो आप 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन का वेट कर रहे हैं, जो कि मुख्यतः आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा, इसके लिए जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी हाँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ऑलरेडी इस इंजन के लिए शुरू हो चुका है, और जब जो फॉरेन कोलैबोरेशन है ये फॉर्म होगा तो आगे की कार्यवाही को हम बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि लोगों को अभी भी ये लगता है कि जीटीआरई को शुरुआती तौर से समर्थन चाहिए होगा इस इंजन प्रोग्राम के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जीटीआरई ने ऑलरेडी कावेरी प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा है और अब उन्हीं एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, और इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट और अकेडमीज हमारा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में प्राइवेट सेक्टर के साथ और फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर के हम एडवांस इंजन का निर्माण करेंगे, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम होगा। दरअसल आपको बता दें, जीटीआरई की तरफ से तो रिपोर्ट आ ही चुकी है, लेकिन डीआरडीओ चीफ ने भी हाल ही में एक मीडिया वक्तव्य के दौरान कहा था कि इस वर्ष के अंत तक जो हमें कोलैबोरेशन है वो फॉर्म होता नजर आएगा, जहां पर जो जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जाएगी। सैफरॉन और रोल्स रॉयस के साथ बातचीत चल रही है, जहां पर प्राइस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कुछ इशूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। यथाशीघ्र जैसे ही वो इशूज़ रिजॉल्व होते हैं तो आगे का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाएगा। इस समय रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि सैफरॉन से ज़्यादा रोल्स रॉयस की यहाँ पर बात हो रही है और रोल्स रॉयस इस प्रोग्राम को लीड करती नजर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन रिपोर्ट्स में ही देखने को मिलेगी। क्या पाकिस्तानी F-16 फाल्कन क्रैश हो गया है? क्या पाकिस्तानी F-16 फाल्कन एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हुआ है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स और विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं जो ये इंगित कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक F-16 फाल्कन एयरक्राफ्ट, जो कि रूटीन एक्सरसाइज में था ट्रेनिंग के, अचानक उसमें कुछ खराबी आती है, उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिशियल मीडिया और पाकिस्तानी वायुसेना ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मामले से पर्दा तब उठा जब अचानक से डॉन की तरफ से एक आर्टिकल आता है, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया जाता है और कुछ वीडियोस सामने आते हैं जहां पर पायलट के इजेक्ट करने की जो घटना है वो कैमरे में कैद हो जाती है, और उसके बाद से ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान का एक ट्विन सीटर जो F-16 है वो क्रैश हुआ है, जो कि एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में था। आपको पता ही है कि भारत से बढ़ते तनाव के बीच में पाकिस्तानी वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है वो आमतौर पर एयरबॉर्न ही होते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान ही ये क्रैश हुआ है, और इसको पाकिस्तान की तरह से पूरी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश की गई है, और ना उनके मेन स्ट्रीम मीडिया और ना ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस पर कोई चर्चा करी गई। दोस्तों, प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि प्रोपेगेंडा कभी भी बर्स्ट हो सकता है। प्रोपेगेंडा में हम फेंकते फेंकते ये भूल जाते हैं कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच में पाकिस्तान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी चाहिए, और इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया जाता है जहां पर उन्होंने अपनी तैयारियों की समीक्षा को दिखाया और कैसे वो कॉम्बैट के लिए रेडी हो रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं था, ये उनका अधिकार था कि वो अपनी तैयारियों को लेकर वीडियो डालें, लेकिन जैसे ही वीडियो इनकी 2 मिनट 59 सेकेंड या 50 सेकेंड पे पहुंचती है, जो असली खेल शुरू हो जाता है। दरअसल 2 मिनट के बाद जब वीडियो पहुंचती है आगे की टाइमलाइन में, तो उसके बाद एक चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिलती है। इस वीडियो में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फायर करते दिखाया गया, जिसके बाद लोगों का सवाल उठा कि आखिरकार पाकिस्तान को ये कहाँ से मिले? क्या भारत का चोरी हो गया, या फिर रशिया ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान को दिया, या चाइना या तुर्की ने सप्लाई किया? खैर, सब मजाक की बात थी। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते बनाते न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वीडियो को अपना समझ के चेप दिया, बल्कि इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च को भी अपना रॉकेट लॉन्च बनाकर दिखाया, और रशिया यूक्रेन वॉर की एक ग्राफिक इमेजरी और सैटेलाइट इमेजरी को भी अपना बता करके उस प्रोपेगेंडा वीडियो में डाल दिया, जिसके बाद से इनकी खूब किरकिरी हुई, और बाद में इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोल भी किए गए। ट्रोल करने वाले सिर्फ भारतीय नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में भी इनको काफ़ी ट्रोल किया गया, और सोशल मीडिया पर लोग कहते आए कि कम से कम अपने खुद के हथियारों को तो पहचान लो जिसके बारे में वीडियो बनाने आए हो। हमारी अगली बड़ी अपडेट BDL से आ रही है, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिनके कंधे पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के निर्माण की जिम्मेदारी है, इनसे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर BDL ने कंफर्म कर दिया है कि तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए वो अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल का जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने वाले हैं। इसका उद्देश्य है भारत के जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करना।
अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ये 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और इस समय ये सुखोई 30 MKI समेत कई फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें तेजस भी शामिल है, उनका एक प्राइमरी BVR वेपन बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ऑलरेडी इनको इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। जबकि अगर हम बात करें इनके प्रोडक्शन रेट की, तो अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन रेट है 2 डिजिट तक था, लेकिन अब इसको 3 डिजिट तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये होगा कि सुखोई 30 MKI और भारतीय नौसेना के मिक्स के अलावा जो भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, इनमें भी बड़ी संख्या में इनकी रिक्वायरमेंट होगी। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि अस्त्र परिवार की जो तीनों मिसाइल्स हैं, ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। जिसमें सबसे पहली है अस्त्र मार्क 1 जिसका रेंज 110 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है अस्त्र मार्क 2 जिसको आप देसी मीटियोर भी कह सकते हैं, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और तीसरी मिसाइल है अस्त्र मार्क 3 जिसको गांडीव नाम दिया गया है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम की जाती है। और ये सारी मिसाइल जो है ये BDL की तरफ से ही मैन्युफैक्चर करी जानी है सेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम तेजस जो है वो इस समय एवोल्यूशन से गुजर रहा है और एक के बाद एक जो व्यापक परिवर्तन है तेजस में वो किए जा रहे हैं। लेकिन आपको सुन के कैसा लगेगा अगर आपको तेजस मार्क 2 का कॉकपिट तेजस मार्क 1 में देखने को मिल जाए, जिन्हें में हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट खुद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से निकल कर आई है। यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय जो राइट हैंड कंसोल है तेजस मार्क 2 का, उसको तेजस मार्क 1 में इनकॉर्पोरेट करने वाली है और बाकायदा इसके लिए जो एनालिसिस और अध्ययन है वो शुरू कर लिया गया है कि कैसे स्पेस को यूटिलाइज किया जाना है, कैसे जो सेंटर स्टिक कंट्रोल है इसको राइट हैंड पे लेके आना है, यानी साइड स्टिक कंट्रोल इसमें दिए जाने हैं। यानी कॉकपिट जो है वो सेम तेजस मार्क 2 के जैसे किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जो अध्ययन का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये भारतीय वायुसेना के लिए ज़रूरी है और जैसे जैसे अलग अलग एडवांसमेंट होती रहेगी वो फिर बड़े प्लेटफॉर्म से छोटे प्लेटफॉर्म की तरफ भी आती रहेगी और इनको भी अपग्रेड्स के थ्रू वो कैपेबिलिटी से इक्विप कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी, जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए, और ये कहावत पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठ रही है। एक तरफ पहले कर पाकिस्तान ने एक बड़ी बदतमीजी करी, जहां पर इन्होंने पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि परगवाल है वहां पर जाकर अटैक किया, वहां पर फायरिंग शुरू करी, सीज फायर का उल्लंघन किया और जब भारतीय सेना ने इनको घुसकर ठोकना शुरू किया तो इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। जैसे ही भारतीय सेना ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो इन्होंने कहा हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम भारत से युद्ध करना नहीं चाहते। और इनका अताउल्ला तरार जो है, जो कि बेसिकली फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसने एक इंटरव्यू पब्लिश करके कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे पे हम पे अटैक करने वाला है। भारत अपनी ताकत हम पे बेबुनियादी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने एक मनगढ़ंत कहानी में हमको फंसाने की कोशिश करी है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भारत को उकसाया है और पहले ही सीज फायर की जो है उल्लंघन किया है। जब भारत ने जवाब देने की कोशिश करी, भारत ने जवाब देना शुरू किया इनफैक्ट, तो पहले तो कुछ विजुअल्स सामने आए जो आपको खुश कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो इनके जवान जो थे वहां पर रेंजर्स, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। वहां से पाकिस्तानी झंडा भी उतर चुका है, पोस्ट पूरी खाली है। वो लोग कहाँ गए इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसको छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक पूरी तरीके से भाग चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।